दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी-अभी भारत ने सक्सेसफुली G20 समिट होस्ट किया है। यह सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया में सदमा सा छा गया है। आइए देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा है। एक तो 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर वीवीआईपी लोग आएंगे। उसके बाद 20 लिमोजिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं। उसके बाद 1,30,000 सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे। 475 पुलिस वैन्स हैं वहां पर। 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे। और ये सारा जो किया गया है, देखें, लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। इस वक्त भारत जो है वो एक ब्लॉक का हिस्सा अमेरिका की अगर देखा जाए, भारत का टिल्ट जो है इस वक्त अमेरिका की तरफ है। तो इसमें दो तीन चीजें सर, मैं इधर आपको जो सब दो तीन रोकना इसलिए चाहूंगा। आपने बोला अमेरिका के ब्लॉक में या ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है भारत। मैं या अगर इसे ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। जो बाइडेन साहब कहीं कोविड-20 तो नहीं लेकर आ गए, क्योंकि उनकी वाइफ को कोविड-19 हो चुका है, तो वो लेकिन आज लैंड कर चुके हैं और भारत के लिए और G20 के लिए बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान करेंगे। वो काफी पुरजोश यहाँ पे अमेरिका का सारा मीडिया भी कवर कर रहा है G20 को, और अमेरिकन पीपल आर एक्साइटेड एज वेल कि ये G20 में से क्या निकलता है आगे। कि आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे, द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तानी अपने भाइयों से कि देखें, उनको चाय वाला मिला है, आप भी कोई समोसे वाला ढूंढ लें, आप भी कोई फ्रूट वाला ढूंढ लें, लेकिन वो मुखलिस हो पाकिस्तान के लिए। कैंपेन देखी जाए अगर, तो मैं इसमें गलत नहीं होगा कि ये आज से नहीं, काफी सालों से ये कैंपेन चलाई जा रही है। आज मैं समझता हूं कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू गेट दैट परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी। इंडिया में G20 समिट होने जा रहा है और इसकी धूमें पूरी दुनिया में मची हुई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट से लेके यूरोपीय यूनियन, अमेरिका तक इस वक्त इंडिया में मौजूद है। बहुत शानदार उनका रेड कार्पेट पे वेलकम किया गया है और जिस तरह से रिवायती और कल्चरल अंदाज में इंडिया ने अपने तमाम गेस्ट को वेलकम किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इंडिया ने बना लिया है। उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए साबित किया है कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आई थिंक 5th और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो जब वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है और वो अब अपना फ्यूचर जो है वो उसको स्टैब्लिश करने जा रहे हैं और वो वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमीज़ के साथ बैठ रहे हैं और अपना फ्यूचर डिसाइड भी कर रहे हैं, और इसके लिए हमें, जो मेरा ख्याल है, अभी शायद इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि हमें अपने फॉरेन अफेयर्स को बेहतर करने से पहले आई थिंक अपने G20 की मीटिंग्स जारी हैं इस टाइम इंडिया में, जहां पर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूद हैं। अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वहाँ पर उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है कि हम फ्यूचर में इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील करने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बात की है कि मुझे इंडियन ओरिजिन होने पर फख्र है और मैं प्राउड हिंदू हूँ। हमारे पड़ोस भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का दिन था, बल्कि सिर्फ पड़ोस में नहीं, जिसने पूरी दुनिया को बड़ा इम्पैक्ट किया है। जारी बात है, साउथ एशिया को, वेस्ट एशिया को, यूरोप को, मिडल ईस्ट को, इवन के अमेरिका को भी। तार साहब, कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी की, जो पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कंसेंसस ड्राफ्ट जो है वो भी, जो रेजोल्यूशन है वो भी अप्रूव हो गया, और उसके बाद हमने देखा कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक नया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है। इससे पहले भी एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से इन्होंने एक दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन उसमें नाकाम हो गए। आप कैसे देखते हैं, क्या अमेरिकी सदर जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी साहब चाइना के मुकाबले में ये जो कॉरिडोर लेके आए हैं, इसको कैसे देखते हैं, और क्या समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान भी दोबारा वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाएंगे? सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सीमा साहब, मैं समझता हूँ इट्स अ रिमार्केबल इवेंट टुडे। जो जिस तरीके से चीजें आज सामने नजर आ रही हैं, डिप्लोमेसी, बल्कि इस डिप्लोमेसी को नया नाम दिया जा रहा है, मोदी डिप्लोमेसी। मोदी डिप्लोमेसी इसको कहा जा रहा है, नया नाम है, और इंडिया वे इसको नाम दिया जा रहा है, जिस तरह कहा जाता है अमेरिकन वे और चाइनीज वे, सो इंडिया वे। तो मैं जो इस पे बात करना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है भारत के अंदर इस वक्त। जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है
वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज already given their go ahead for the seat for India in a permanent seat in a Security Council. उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है. अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव. इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. मैं इस सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ ये जो एक भारत की ख्वाहिश थी जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, यूएई गए, जकार्ता गए, और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट. और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था उसके हाउ क्लोज दे आर गेटिंग टू दैट, उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ वो है. दूसरा आज जो ये हुआ बिलखसूस जो इस G20 को अंडरमाइन करने के लिए चाइना के प्रीमियर नहीं आए, सदर नहीं आए, उसके बाद पुतिन नहीं आए. मोदी जी का 9 घंटे के लिए ट्रिप जकार्ता लगाना, वहां पे जाके मैरीटाइम रूल्स की बात करना, वहां जाके साउथ चाइना सी की बात करना, दर हकीकत वो डायरेक्ट अटैक था ऑन द चाइना और वेस्टर्न जो एजेंडा था वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न कंट्रीज का, उसको प्रमोट करना. वो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से उसको इस्तेमाल किया, फिर वापस आए. आपने जिस तरह फरमाया कि मोहम्मद बिन सुलेमान सोचने पर मजबूर हो गया है कि आई शुड आइदर गो विद द चाइनीज कैंप और आई शुड रिमेन विद द वेस्टर्न कंट्रीज. मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है, हु हैज सेट द टोन फॉर दैट. ये हमारे आधे से ज्यादा तो हम कर्ज में दे देते हैं. जी बिल्कुल ऐसी बात ही है. इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इंडिया पे हर कंट्री ट्रस्ट कर रही है, अमेरिका भी, गल्फ भी, मिडिल ईस्ट भी. इसकी वजह यह है कि वो हर अपने प्रोफेशन को राइज कर रहे हैं. हाँ. जैसा कि उनके यहाँ आईटी का जो प्रोफेशन है वो अब पीक पे जा रहा है. ऐसे ही है. तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा. इसकी वजह है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो अपने प्रोजेक्ट उनको दे रही हैं. हमारे साथ ही मौजूद है और वहाँ पर जो है 20 कंट्रीज इस वक्त इकट्ठी हैं जो कि इकोनॉमी पे बात करेंगी, और साथ ही हमारा मुल्क यहाँ तो कोई 1 घंटे के लिए भी नहीं आया. जी कितनी बड़ी बेइज्जती है ये बताओ, यहाँ कोई 1 घंटे के लिए नहीं आया, सारी फ्लाइट्स इंडिया जा रही है. यस, ये हमारे लिए इंसल्ट का तो मुकाम है. आप क्या कहेंगे? कसूर हमारा ही है इसमें, उनका तो कोई कसूर नहीं. शहजादे ने आना था वो 6 घंटों के लिए, वो भी कैंसिल कर दिया. कैंसिल करना पड़ेगा, उसने इंडिया ही जाना है अभी. अब उधर अगर तरक्की हो रही है, उनको उधर से प्रोजेक्ट वो दे रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, इधर आने को उनको इतने % भी फ़ायदा नहीं है. अगर आप कहें अभी यूरोपियन कंट्रीज़ का इधर किसी को वीज़ा दे दें, कोई नहीं रुकेगा. आप 15 लाख ले लें, 20 लाख ले लें, 30 लाख ले लें, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने से कोई नहीं रुकेगा. US ने ना इंडिया को 1 मिलियन वीज़ाज दिए हैं, लेकिन उससे उनको फ़ायदा होगा ना. हाँ तो हम तो पैसे दे के भी हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा. वही मैं कह रहा हूँ, अगर इधर वीज़ा मिलने लग जाए, इधर तो किसी ने रहना ही नहीं है. 1 लाख आबादी रह जाए, वो भी हमारे पॉलिटिशियन ही रह जाएंगे. सही बात है.